नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी हमारी हिंदी की संविधान में कैसी स्थिति है, कहाँ पर लिखित रूप में दिया है, किन किन भागों में, किन अनुच्छेद में, आज हम वो जानेंगे। जिसका एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम रहेगा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। और आपको पता ही होगा ये टॉपिक इस टॉपिक से बनने वाले सवाल छोटे से परीक्षाओं से लेकर के ऊंचे पेपरों तक, परीक्षाओं तक ये सवाल आते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को उठाया है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अब देखेंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। सबसे पहला हमारा ये सवाल रहेगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस तारीख को और किस सन में प्राप्त होता है। तो वो देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, यानी हिंदी को संविधान में, यानी इसे लिखेंगे हम संविधान में, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो पहला सवाल तो हमारा यही क्लियर होता है। ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो वो हमारा रहेगा आंसर कि 14 सितंबर 1949 को। ये है तो बेसिक, लेकिन इस सवाल को पता नहीं कितनी परीक्षाओं में आज तक पूछ लिया गया है। तो हमने ये लिखा है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में, भारतीय संविधान में, यानी यहाँ पे हो रहा है भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा को प्रस्तुत किया गया है, यानी संविधान राजभाषा संबंधी विवरण दिया गया है। तो वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं संविधान में हिंदी से संबंधित कि भाग 5, भाग 6 और भाग 17। भाग 5, भाग 6, भाग 17, इनमें हिंदी का विवरण दिया गया है। और अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं तो 120, 210 और 343 से लेकर 351 तक। तो ये तो आ गए आपके भाग 17 में, ये आ गए भाग 6 में, और ये आते भाग 5 में। ठीक, अब ये देखते हैं कि भाग 5 और अनुच्छेद 120, अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद, और ये है आपके भाग। ठीक, अब हम देखते हैं इनको थोड़ा विस्तृत रूप में, थोड़ी सी थ्योरी वाइज आपको लिखा देती है, जिससे कि एक दिमाग में बनी रहती है। और ये तो आपको तथ्य जैसे हो गया, लेकिन हमें थ्योरी थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है, जिससे हमेशा यादगारी बनी रहती है। तो अब देखते हैं भाग 5 के अनुच्छेद 120 में क्या संदर्भित किया गया है, किस तरीके से राजभाषा हिंदी के बारे में कहा गया है, वो हम देखते हैं। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा ये। और अब देखते हैं हम इसको, भाग 5। अच्छा, इससे पहले एक सवाल और कि इस राजभाषा हिंदी को संविधान में जब प्रस्तुत किया था तो इसको क्या नाम दिया गया है। तो इसे दिया गया नाम मुंशी आयंगर फार्मूला। ये आपका ये पूछा जाता है कि किस फार्मूले के नाम से जाना जाता है इसको। तो मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं भाग 5 के अनुच्छेद 110 में 120 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। ठीक, तो यही लिख लेते हैं। चलो इसको हटा के
यहाँ देखते हैं कि भाग पाँच का शीर्षक है आपका संसद। ठीक, संसद। तो इसमें इसके भाग 5 के अनुच्छेद 120 तो इसमें राजभाषा संबंधी विवरण दिया गया है कि इसमें कहा गया संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दे दिया है लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार नहीं रख सकता तो वह लोकसभा, क्योंकि संसद के कितने भाग हैं? 2। आपके संसद कितने भाग हैं? 2। लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका अध्यक्ष होता है और इसके होता है सभापति और इसके होते हैं अध्यक्ष। ठीक है। तो अब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देंगे, क्योंकि हर जिले की मातृभाषा अलग है। यानी भारत के लगभग 10 राज्यों में तो हिंदी है, उससे अदर जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग अपनी अपनी मातृभाषा, जैसे आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनकी अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, गुजराती, तो इस तरीके से। तो इसीलिए कहा गया, ये रख दिया गया कि आगे चल के समस्या ना आए। तो संविधान निर्माताओं ने ये चीज़ रखी कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार नहीं रख सकता तो वह लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देंगे। तो साथियों, हमने क्या देखा इसमें कि भाग 5 का शीर्षक है आपका संसद। उसके बाद में भाग 5 में 120 अनुच्छेद 120 है, जिसमें राजभाषा संबंधी ये विवरण दिया गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक, ये आता है हमारा, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा है। हम हिंदीभाषी हैं तो हमें हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलना हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहे तो अंग्रेजी बोल सकता है। लेकिन इससे परे हिंदी इतर कोई व्यक्ति है, अंग्रेजी इतर कोई व्यक्ति है, तो वो इनमें बोलने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा है, सहज महसूस नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए ये संविधान निर्माताओं ने ये रखा कि यदि कोई व्यक्ति
हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार नहीं रख सकता तो वह लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि भाग 6 में क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, राज्यभाषा संबंधी क्या विवरण है, किस तरीके से दिया गया। अब हम उसको देखते हैं। तो अब हम इसमें ज़्यादा चेंज ना करते हुए 1-2 शब्द हैं उनको हम चेंज करेंगे। तो भाग 5 की जगह पे करते हैं 6। ठीक, 5 की जगह पे आ जाता है आपका 6। संसद की जगह पे आ जाता है राज्य विधानमंडल, क्योंकि जैसे संसद काम करती है, संपूर्ण आपके भारत में संसद काम करती है, ऐसे ही राज्य में राज्य विधानमंडल काम करता है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सीएम अब एक राज्य के होते हैं, तो उस हिसाब उनके लिए ये नियम बनाया, संपूर्ण भारत के लिए संसद बनाई और राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल बनाया। तो अब हम देखते हैं कि भाग 6 और इसका शीर्षक चेंज करेंगे राज्य विधान मंडल। ठीक, अब अनुच्छेद चेंज कर देंगे। 120 की जगह पे आ जाएगा 210। इसको यहाँ रख देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, इसको सही से ही कर देते हैं कि 120 के सिर्फ आपको एक चेंज करना है, यानी वो 120 है तो आप यहाँ से इसको उठा करके एक को इसके बीच में रख देंगे तो 210। संसद की जगह पे करते हैं हम राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल। ठीक, समझ में आ गया? ना समझ में आए तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना। ठीक, कि राज्य विधानमंडल। अब देखते हैं ये सेम भाषा यही रहेगी। अब यहाँ पे चेंज करेंगे लोकसभा, क्योंकि संसद में होती है राज्यसभा और लोकसभा, ये तो 2 भाग होते हैं। लेकिन अंग पूछ ले जाएँ कि संसद के कितने अंग हैं, तो वो होते 3। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे होते हैं आपके राष्ट्रपति। वो मैंने तब बताया नहीं थी, लेकिन अब आपको बता दी। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के देखेंगे कि राज्य विधानमंडल में भी 2 होते हैं कि विधानसभा और आपकी विधान परिषद। तो लोकसभा की जगह पे आ जाएंगे विधान सभा। ठीक, अब राज्यसभा की जगह पे आ जाएंगे आपके विधान परिषद। अब हम इसको देख लेते एक बार क्विकली के भाग 5 वो भाग 6 शीर्षक राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 210। अभी इसमें कहा कि राज्य विधानमंडल में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा यदि कोई व्यक्ति, वही कंडीशन इसमें लिखी है, वही शर्तें इसी में लिखी गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार नहीं रख सकता तो वह विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देंगे। तो साथियों, हमने अभी ये देखा भाग 5 और भाग 6 में हिंदी राजभाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है और क्या उसकी भाषा दी है, किस तरीके से हमें उसकी शर्तें दी हैं जिन पे हमें चलना है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो साथियों अब हम देखते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या दिया गया है, राजभाषा को किस तरीके से, राजभाषा का किस तरीके से विवरण दिया गया है वो हम देखते हैं भाग 17 में। ठीक, तो आता है हमारा, ये हमें याद रखना है। भाग 17 तो पूछ ही लिया जाता है आपसे। ठीक है, कि हिंदी राजभाषा को किस भाग में, हिंदी राजभाषा का किस भाग में विवरण दिया गया है, तो वो है आपका भाग 17, क्योंकि उसमें विस्तृत रूप से राजभाषा के बारे में बताया गया है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद भी ज़्यादा हैं, 343 से लेकर के 351 तक। तो वो देखते हैं भाग 17। इसमें भी आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि आप उसको लैंग्वेज में जाओगे, थ्योरी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा तरीके से, लेकिन मैंने आप उसमें से वो पॉइंट नोट किया है जो पेपरों में अधिकतर आता है। उसी हमें कीवर्ड पे, एक कहते हैं ना कीवर्ड पे याद रखना है, उस कीवर्ड के अनुसार हम उसको सवालों के जवाब अच्छे से दे सकते हैं। आप पूरी थ्योरी को याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो मैंने एक कीवर्ड निकाले उनमें से जो आपको याद रखने हैं, और आपको याद रखने ही पड़ेंगे ये। ठीक, तो देखते हैं भाग 17। भाग 17 इसका शीर्षक है राजभाषा।
ठीक है साथियों, अब ये एक प्रश्न, एक नहीं 2 प्रश्न यहीं से बन जाते हैं कि भाग 17 का शीर्षक का क्या नाम है, तो वो है आपकी राजभाषा। अब ये पूछ लेते हैं राजभाषा किस भाग में दी, राजभाषा किस भाग का शीर्षक है, तो भाग 17। और अब इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं आपके, अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये आपके अनुच्छेद है इसमें। अब हम देखते हैं एक एक अनुच्छेद पे कीवर्ड हम लिखेंगे जिससे हमें यादगारी बनी रहे। आप चाहो तो मैं आपको पूरी संपूर्ण तरीके से आपको लिखा सकती हूँ और बता भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक कीवर्ड को याद रखेंगे उसी से आपके नैया पार हो सकती है। अब हम संपूर्ण पढ़ तो लेते किताबों को, लेकिन कुछ हमें कीवर्ड याद रखने पड़ते हैं, तो वही मैंने निकाले और वो मैं आपको लिखाती हूँ। ठीक है, तो अब देखते 343 में क्या कहा गया है। अब देखते पहला अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, इसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब इस लाइन में से आपके कई सवाल हल हो रहे हैं, अगर आप चाहो निकालना तो आप इसको सोचेंगे समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इन 343 अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब देखते हैं और क्या कहा गया इसमें कि अंकों का, भारतीय अंकों का, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो एक पॉइंट ये आया आपका। अभी पूछ लिया है कि 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अब ये अलग से पूछ लिया है कि लिपि कौन सी होगी, तो संघ की राजभाषा की लिपि देवनागरी होगी। अब आते हैं कि भारतीय अंकों का रूप कैसा होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो वो होगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, अब आते हैं इसमें तीसरा कि शासकीय प्रयोजनों के लिए, मैं इसको बोल के बता दें, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। ठीक है, यानी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। तो ये हमारा एक अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखें 344 वाला, तो 344वां अनुच्छेद, 343 हो गया। अब मैं इसको रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करती हूँ। ठीक है, यहाँ से ही कर देती हूँ, चलो यहाँ से करती हूँ। ठीक है, अब बताना कि भाग 17 में क्या दिया गया, शीर्षक का नाम है क्या है, राजभाषा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 343 से लेकर के 351 तक। 343 में क्या दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा और शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। ठीक, अब आते हैं हम 344 वाले में कि 344 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 344। अब आते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन पूछ लिया था कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो हमें इतना ही याद रखना कि राजभाषा आयोग का गठन किसके अंतर्गत आता, 344। अब राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ तो इसके बाद राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करेगा, यानी 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति इसकी समीक्षा करेगा, यानी राष्ट्रपति समीक्षा करेगा। ये कंप्लीट हो जाता हमारा 344। मैंने वही कीवर्ड निकाला, आप उसको तमाम किताबों को पढ़ेंगे,
उसमें एक यही कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछेगा आपसे कि राजभाषा आयोग का गठन कैसे, वो किस अनुच्छेद में होता है, किस भाग में होता है। भाग भी पूछ लिया था, भाग 70 है, क्योंकि भाग 17 के अंतर्गत आता है आपका राजभाषा आयोग, वो 344। ठीक, तो हम इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 344। अब हम आते हैं 345, अनुच्छेद 345। अब ये आता है कि अब इसमें क्या है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा निर्धारित की है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की भाषा को निर्धारित किया गया है, को निर्धारित किया गया है। अब आप इसको कहेंगे मैं थोड़ा सा लेंथी बता दूं, मतलब तो मैं वो ही बता देती हूँ आपको, मैं बस लिखाऊंगी इतना ही क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 344 में क्या कहा गया है। कि 344 के अंतर्गत, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको उसी में से बताती हूँ, है ना, कि कहीं गलती ना हो जाए। तो मैं अपने नोट्स को पढ़ती हूँ, आप सुनना एक अच्छे तरीके से। कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति का आयोग गठित करेगा। नहीं सॉरी, ये तो 344 का है, मैं बताती हूँ आपको। 345 करा रही हूँ। 345 का देखो, जो किताबी भाषा है, आप किताबी भाषा में उलझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए किताबी भाषा ना करा के आपको एक कहते हैं ना कीवर्ड, कि कुछ शब्दों से हम सवाल की पकड़ कर लेते हैं, सवाल का आंसर दे देते हैं। तो मैंने वो किताबी भाषा न लिख करके सिंपल शब्दों में लिखा। किताबी भाषा आप सुनो कि अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। जो 15 वर्षों के लिए कहा था मैंने आपसे, 343 में कहा गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का 15 वर्षों तक प्रयोग होता रहेगा। लेकिन जब राजभाषा आयोग गठन होता है आपका 344 में, ठीक है, तो ये राजभाषा आयोग किसी राज्य के लिए एक अलग भाषा नहीं बना पाता, तो या तो वो हिंदी में कर सकता है या फिर अंग्रेजी भाषा का यथावत प्रयोग होता रहेगा, ये कहा गया इसमें। तो राज्य विधानमंडल की भाषा को निर्धारित किया गया इसमें, चाहे वो अंग्रेजी को रख ले या फिर अपनी मातृभाषा को किसी को रख सकता है। ये आपका कहा गया है 345 में। अब आते हैं हम 346। ठीक है, अब किताबी भाषा में उलझ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम उसमें से थोड़े वही शब्द चुनते हैं जो पेपरों में आते हैं। तो अब देखते हैं 346 में क्या कहा गया है। 346 अनुच्छेद 346, इसमें क्या कहा गया है कि राज्यों के बीच पत्र व्यवहार, राज्यों के बीच पत्र व्यवहार, राज्यों के बीच पत्र व्यवहार। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। अब देखते हैं 347 में कहा गया है कि दूसरी भाषा भी, कि एक राज्य एक से अधिक, यानी जैसे हमारी राजभाषा है हिंदी, अब इसके बाद भी हम हमारी कोई मातृभाषा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अधिक लोग उसको बोलते हैं, तो हम उसको भी राजभाषा बना यानी दूसरी भाषा को भी मान्यता मिल सकती है। तो उसमें कहा कि दूसरी राजभाषा को मान्यता, यानी एक राज्य की एक भाषा से दूसरी भाषा भी, एक से अधिक भाषा भी राजभाषा बन सकती है। अब उसके बाद देखते हैं 348। ठीक है, 348 अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे,
तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी जहाँ तक है। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो रही हों तो भी आप बता सकते हैं मुझे कि दीदी मैम आपने ये, सिस्टर आपने ये यहाँ पे गलती की है, तो मैं आपको उसको सुधार करूँगी जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ। आज कोशिश तो यही है कि आपके पास एक भी पॉइंट, एक भी शब्द गलत ना पहुँचे, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार पूरी तरीके से करूँगी, ठीक। अब आते हैं 348 में क्या कहा गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्चतम और उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये न्यायालय ऐसे लिखा जाता है, न्यायालय, और हम लिख देते हैं न्यायालय। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि कभी कभी शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पूछ लिया तो हम याद रखेंगे कि न्यायालय ऐसे ही लिखा जाएगा। तो उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते होगा। अब उसके बाद देखते हैं 349 अनुच्छेद 349 में क्या है कि राजभाषा आयोग और भाषा समिति की रिपोर्ट पर विचार। यह राजभाषा आयोग, अब ये कीवर्ड है जो आपको याद रखने हैं। राजभाषा आयोग, ये पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग की भाषा पर राजभाषा आयोग और भाषा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। तो राजभाषा आयोग और भाषा समिति की रिपोर्ट पर विचार, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 349। उसके बाद में देखते हैं 350, ठीक। 350 देखते हैं क्या अनुच्छेद 350 में आपके दो दिए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके अनुच्छेद 1, मतलब अनुच्छेद 350 के बोलते हैं ना उपभाग। तो उपभाग 1 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा का प्रावधान। अब दूसरे में दिया गया आपका कि भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाई हितों की रक्षा, कि भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा। तो ये हमारा रहता है 350। अब लास्ट में रह जाता है हमारा 351, वो देख लेते हैं। 351, तो 351 में क्या है? 351 ये पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है ये, कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, ये किस अनुच्छेद में? 351। तो साथियों, हमने आज देखा, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा वो अब देखते हैं समरी रूप में। कि हमने देखा
हमारे हिंदी की संवैधानिक स्थिति कि हमारे भारतीय संविधान में क्या स्थिति है हिंदी की। तो हिंदी हमारी राजभाषा का दर्जा कब मिला हिंदी को? 14 सितंबर 1949 को। किन किन भागों में रखा गया है, किन किन भागों में हिंदी का विवरण है, वो है आपका भाग 5, जिसमें संसद है। संसद के 120 अनुच्छेद है, 120 अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी में अपने विचार प्रस्तुत नहीं करना चाहता तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देगा। ये होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं भाग 6 का राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में भाग 6 के अनुच्छेद है आपका 210। अब इसमें कहा गया है कि यदि इसमें वही कंडीशन है, सिर्फ शब्दों को थोड़े बहुत शब्दों को चेंज किया गया है कि संसद की जगह पर राज्य विधानमंडल है, लोकसभा की जगह विधानसभा है और राज्यसभा के भी जगह विधान परिषद है कि राज्य विधानमंडल का कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी में अपने विचार प्रस्तुत नहीं करना चाहता तो विधानसभा का अध्यक्ष और या विधान परिषद का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देगा। ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं भाग 5 और भाग 6, संसद और राज्य विधानमंडल। उसके बाद में आते हैं भाग 17। भाग 17 का शीर्षक क्या है? राजभाषा। ये हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो 343 से 351 तक। और आपका 343 में क्या कहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, शासकीय प्रयोजनों के लिए और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। अब आते 344 पे। 344 में कहा गया कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। उसकी समीक्षा 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति करेगा। अब आ जाते हैं 345 पे। 345 में कहा गया कि राज्य विधानमंडलों की भाषाओं पर चर्चा की कि राज्य विधानमंडल की भाषा निर्धारित की गई, क्योंकि जहाँ का राजमंडल है, जो राज्य है वहाँ की राजमंडल बनेगा। उसके बाद में वहाँ के क्या भाषा निर्धारित की जाती है, मातृभाषा के अंतर्गत या हिंदी अंग्रेजी के अंतर्गत, ये हो जाता है। अब आते 346 में। 346 में कहा गया कि राज्यों के बीच पत्र व्यवहार किस भाषा में किए जाएंगे, उसके लिए कहा गया। 347 में कहा गया कि एक से अधिक हम राजभाषा को मान्यता प्राप्त करा सकते हैं। 348 में कहा गया कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। 349 में आ जाते हैं। 349 में कि राजभाषा आयोग और भाषा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। अब 350 पे आ जाते हैं। 350 में 2 उपबंध हैं। तो एक है कि अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा पर विचार का प्रावधान है। और भाग 2 वो उपबंध 2 भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाई पर विचार, यानी हितों की रक्षा, भाषाई हितों की रक्षा। 351 आ जाता है आपका कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। तो साथियों, हमने ये समरी रूप में देखा, लिखित रूप में देखा, मौखिक रूप से भी आपको बताया। फिर भी अगर मैंने कहीं भूल हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक। और सुझाव भी दे सकते हैं अपने। आपके सुझावों पे भी चर्चा मतलब विचार किया जाएगा, है ना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और अगला टॉपिक, अगली क्लास आज आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, अगर चाहो तो वो ही बता देना, वरना फिर मैं आपको ये आपकी भाषाओं पे चर्चा करूँगी, जो कि आपकी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की कुल भाषाओं पे जो अगली क्लास आएगी आपकी, वो आएगी संविधान की कुल भाषाएं। और या फिर आप अपना टॉपिक बता सकते हैं। पढ़ाती तो मैं हिंदी साहित्य को, हिंदी व्याकरण भी, लेकिन इससे अन्यथा भी आप मुझसे कोई क्वेरीज पूछना चाहते हैं ज्योग्राफी को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के, तो मैं आपको बताऊंगी पूरी तरीके से, ठीक है साथियों। धन्यवाद।